फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैरोल गिलिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत। कैरोल गिलिगन्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग की थ्योरी के बाद हमारा कैरोल गिलिगन का थ्योरी है हमारी मोरल डेवलपमेंट की। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसकी मेन बातें क्या क्या हैं, किन बातों पर इन्होंने फोकस किया है। देखिए, कैरोल गिलिगन जो थे उनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 28 नवंबर 1936 को हुआ था। ये कोलबर्ग की ही शोध सहायक थी, मतलब रिसर्च करने में दोनों ने इकट्ठा काम किया था और जिनका नैतिक विकास का कार्य जो है काफी प्रसिद्ध हुआ था। कोलबर्ग की थ्योरी में जैसे हमने देखा था, उन्होंने भी मॉरल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं। उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किस तरह से व्यक्तित्व का जो है किसी एक बच्चे का, व्यक्ति का कैसे मॉरल डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से इन्होंने आगे बताया कि किस तरह से विकास होता है। मेनली जो है उनका ये जो अध्ययन है ये गोरे व्यक्तियों, जो कोलबर्ग का था वो गोरे व्यक्तियों और लड़कों पर था, और गिलिगन ने ये महसूस किया कि इससे जो है कोलबर्ग के मन में महिलाओं के प्रति द्वेष भावना, बायस ओपिनियन उत्पन्न हो गई। और दूसरा, उनका जो नैतिक विकास है वो जो अवस्था है पुरुषों के अधिकारों और नियमों को महिला के विकास की अपेक्षा उच्च अवस्था का माना गया। जिस तरह से कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया था कि पुरुषों का अधिकार ज्यादा है, वो पुरानी ज्यादा बातों से शुरू करते हुए जो पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, जैसे पुरुषों का अधिकार ज्यादा माना हुआ था, उस बात को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया था अपनी थ्योरी में। तो इसकी वजह से कैरोल गिलिगन ने ये कहा कि कोलबर्ग का ज्यादा ध्यान गोरे व्यक्तियों लड़के पर था, इसे बायसनेस लगती है कि और महिलाओं के विकास का उन्होंने ज्यादा अपना उसके अंदर विचार नहीं रखते हैं। जबकि इस थ्योरी में कैरोल गिलिगन ने उन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात की गई है। उन्होंने ये कहा महिलाओं को दूसरों की देखभाल करना सिखाया गया है। गिलिगन ने बताया कि महिलाओं को सुनने और स्वयं के स्वार्थ के अर्थ पर पुनः चिंतन करने के पश्चात नए मनोविज्ञान के जो निर्माण हो रहा है, नया मनोविज्ञान बन रहा है, जो आजकल का कल्चर हो रहा है, जो आजकल के समाज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो मनोविज्ञान बना उसका उन्होंने बेस बनाया मेनली ये 4 क्वेश्चंस कि किसके अकॉर्डिंग हम बताएं कि क्या होता है। क्या क्वेश्चन है? कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, कहां पर बोल रहा है, इन व्हाट बॉडी, क्या कहानी बताई जा रही है, टेलिंग व्हाट स्टोरी, और फोर्थ वन इज किस संस्कृति ढांचे में, इन व्हाट कल्चर फ्रेमवर्क कहानी प्रस्तुत की जा रही है। मतलब ये कहते हैं जब भी हम कोई पक्ष रखते हैं, कोई बात रखते हैं, कोई भी नई चीजें, तो हम ये देखेंगे कि हमने कौन कौन सी जो है इन प्रश्नों का हमारे जो है उत्तर मिल रहा है। गिलिगन की जो आलोचनाएं हैं, उन्होंने उनकी पुस्तक जो है इन डिफरेंट वाई साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उनके अंदर इन्होंने डिटेल में सारी बातें बताई गई हैं कि वो क्या क्या बातें हैं जो हमें नए लानी चाहिए, जो आधुनिक समाज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। कई महिलावादी हैं जो फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि पुरुषों और महिलाओं में कोई भी अंतर नहीं है। यही समाज की डिमांड है, यही समाज में है कि आजकल कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो गिलिगन कहती है महिलाओं में नैतिक और मनोविज्ञान जो प्रवृत्तियां हैं, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। वो ये कहती है कि पुरुष नियम और न्याय के रूप में सोचते हैं कि क्या नियम है, क्या न्याय है, जबकि महिलाएं जो है केयरिंग और रिलेशनशिप के बारे में, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सोचने की तरफ सोचती हैं कि ये बातों को ध्यान रखेंगे कि सामने वाले की केयर भी हो, रिलेशनशिप भी ना बिगड़े। तो वो ये कहते हैं कि उन्हीं के अनुसार पश्चिम समाज में इन दोनों को समान रूप में महत्व दिया जाने लगा। गिलिगन ने मोरल डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें फर्स्ट है सेल्फिश मोरलिटी, स्वार्थी नैतिकता, दूसरी है सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरलिटी या पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरलिटी, और थर्ड वन है उत्तर पारंपरिक या सैद्धांतिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल और प्रिंसिपल्ड मोरलिटी। तो इसके अंदर इन्होंने अपने थ्योरी में इसके अकॉर्डिंग डिटेल बताई है। महिलाओं को अपनी और दूसरी की रुचियां या आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति करना अवश्य सीखना चाहिए। गिलिगन ये कहते हैं महिलाएं जो है जज करने से हिचकाती हैं क्योंकि वो संबंधों की जटिलता को महसूस करती हैं। गिलिगन की क्या राय है कि लेडीज जो है जल्दी से दूसरे वाले को एकदम से जज नहीं करती, नहीं उसके बारे में बोलती ताकि वो रिलेशनशिप खराब ना हो, वो रिलेशंस के बारे में ज्यादा सोचती हैं। कृष्णा होमफोर्ड्स हैं, उन्होंने गिलिगन के कार्य की हालांकि आलोचना भी की है। वो ये कहती है गिलिगन अपने कार्य के पक्ष या जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करे, आंकड़े दिए, वो सही से प्रस्तुत
दूंगा। गिलिगन की जो प्रतिक्रिया थी उसके रूप में ये बात उन्होंने ये कही कि गिलिगन के जो शोध प्रमाण थे ये एक पत्रिका में प्रकाशित हुए और सोमर्स ने कहा कि सोमर्स ने जो टिप्पणी दी वो सही नहीं है। मतलब इन दोनों में कंट्राडिक्टरी बातें चलती रही। गिलिगन ने कहा कि सोमर्स ठीक टिप्पणी नहीं दे रही है मेरे विचार पे, जबकि उन्होंने कहा कि गिलिगन का जो है विचार वो ठीक नहीं दे रहा है। कैरोल गिलिगन ने किशोरों, नैतिक विकास, महिलाओं के विकास और द्वंद्व समाधान, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उस पर भी काफी शोध कार्य इन्होंने किए हैं। और कैरोल गिलिगन क्या मानती हैं, उनका ये विश्वास है कि मनोविज्ञान ने महिलाओं को निरंतर रूप से और क्रमबद्ध रूप से गलत समझा है। उनके जो प्रेरक हैं, मोटिव्स हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनके मनोवैज्ञानिक वृद्धि है, इन सबको वो गलत समझ रहे हैं। कैरोल गिलिगन कहती हैं कि मनोविज्ञान की जो गलत धारणाएं हैं उनको सही करना, महिलाओं के व्यक्तित्व पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब वो कहते हैं कि जो धारणाएं बनी हुई हैं उनको हम कुछ चेंज करें, जो महिलाओं का व्यक्तित्व है उसको उभारें, उसको नए रूप में प्रस्तुत करें। अब हम इसमें देखेंगे कि मेन पॉइंट्स कौन से हैं कैरोल गिलिगन की थ्योरी में। जो ये इसमें सबसे पहले आता है लैंगिक भिन्नताएं, जेंडर डिफरेंसेस। गिलिगन ये कहती है कि महिलाएं जो है पुरुषों से भिन्न तरीके से सोचती हैं, मतलब उनका सोचने का तरीका जो है अलग अलग है। वो ये कहती है कि नैतिक परिप्रेक्ष्य में ये अंतर स्वयं की अलग अलग छवि के कारण होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इमेज है, अपना अपना इसी तरह से सोच फिर वो होती है। सदियों से जो नैतिकता के दो पक्ष स्वीकार्य है जो चलता है वो है न्याय और प्रेम, जस्टिस और लव। प्रेम के स्थान पर अच्छाई, उपयोगिता जो है बेनिफिशियस और लाभ, यूटिलिटी, ये जो शब्द हैं इनका भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब हमने क्या क्या देखना है नैतिकता में कि अच्छाई हो, उसकी उपयोगिता हो, उससे लाभ क्या हो रहा है, ये होता है। और गिलिगन क्या कहते हैं, औरतों के लिए क्या है, को क्या शब्द आता है, केयर शब्द आता है कि केयर किया करना चाहिए। और जो न्याय की नैतिकता के अंतर्गत यदि कुछ भी गलत हो जाता है तो पुरुष जो है स्वयं को दोषी मानते हैं। मतलब जो न्याय का यहाँ रूप दिया हुआ है कि ये चीजें हो, अच्छाई हो, उपयोगिता हो, लाभ हो, तो पुरुष ये सोचते हैं अगर ये नहीं हो रहा तो फिर वो गलत हो जाएगा। और अगर यदि दूसरों को कष्ट होता है तो महिलाएं जो है इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी समझ लेती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हमने इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, मतलब हमारी तरफ से केयर नहीं हुई होगी, इसीलिए ये जो है यहाँ पे गलती हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि गिलिगन कहते हैं कि महिलाएं संबंध बनाने के लिए नियम बदल देती हैं, जबकि पुरुष नियम को अपनाते हैं। मतलब पुरुष नियमों में बदलाव नहीं होने देते, जबकि महिलाएं रिलेशनशिप ठीक रखने के लिए नियम को बदल देती हैं। नेक्स्ट है इसमें स्वयं की छवि, पुरुष का लाभ, महिला की संबद्धता, इमेज ऑफ सेल्फ, मेल सेपरेशन, फीमेल कनेक्टेडनेस। इसके अंदर क्या है कि आप स्वयं को मतलब खुद को अपने बारे में किस प्रकार का विवरण देंगे। गिलिगन ये कहते हैं कि ये सभी महिलाओं के लिए एक निमंत्रण है ताकि वे अपनी इमेजेस को बुलंद कर सके, मतलब अपनी जो छवि है, जो इमेज बनी हुई है उसको सही रूप से सामने ला सके। कुछ उत्तर हालांकि अस्पष्ट है, लेकिन वो जो भी रास्ता बताती हैं वो जीवन को रास्ता दिखाने वाला होता है। उनके जो उत्तर होते हैं, जो वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जवाब देती हैं, वो पहचान और समीपता का मिश्रण था। मतलब हर एक पर्सनैलिटी को, हर एक लेडी को एक पहचान मिले। महिलाएं बेटी थी, पत्नी थी, माँ थी, प्रेमिका थी तथा मित्र थी। संक्षेप में उन्होंने ये बताया, स्वयं के संबंधों को देखते हुए बताया कि वो कौन है। मतलब हर एक लेडी की, हर एक महिला की एक अपनी पहचान होती है, वो अपनी उस पहचान को स्पष्ट करें, बताएं, पहचानें। इसके विपरीत पुरुषों ने स्वयं के संदर्भ को प्रदर्शित करने वाले शब्द को चुना जो कि स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत था, जबकि महिलाओं ने लगाव के शब्द को चुना। मतलब वो तो ऑब्जेक्टिव कि जहां पे जिस रोल की जरूरत है वैसे हो जाए, महिलाएं अटैचमेंट को चुनती हैं। और गिलिगन ने क्या कहा, वो इस बात से सहमत है कि जो ये जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, लैंगिक अंतर होते हैं, बाल्यकाल के अनुभव में दिखाई देते हैं और खुद ये लोग ही पैदा करते हैं, लेडीज जेंट्स के द्वारा किया जाते हैं, क्योंकि उनमें सामूहिक जो वातावरण है वो पैदा करता है। जैसे मदर की तरफ से ही हो जाते हैं। जीवन के प्रारंभ में लड़कियां ये महसूस करती हैं कि वो अपने माँ की तरह हैं, लड़के ये समझते हैं कि वो अपने फादर की तरह बनेंगे। लड़के ने ये कहा कि वो माँ की तरह नहीं, लड़कियां लड़कियों जैसा काम करे, लड़के लड़कों जैसे ही होता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, पुरुषों की प्रौढ़ जनसंख्या स्वयं को औरों से अलग समझती है और महिलाएं संबंधता, कनेक्टेडनेस होता है। कनेक्टेडनेस का यही बात है कि लेडीज जो है सबके साथ कनेक्ट रहेंगी, वो केयर और रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगी, जबकि मेल ऐसा नहीं सोचते हैं। तो ये जो जेंडर और मोरल
नेक्स्ट वन है मनोविज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को पुरुष समझना, टू अंडरस्टैंड वुमेन एज ए मैन इन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में क्या है, गिलिगन मानते हैं कि जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है महिलाओं को ऐसा माना जैसे कि वो पुरुष हैं। वो जो मनोविज्ञान है जिन्होंने नैतिक और बौद्धिक विकास का अध्ययन किया है, उनकी ये धारणा है कि पुरुष विशेष तरीके से अनुभव कर रहे हैं। महिलाएं जब जो पुरुषों ने पथ जो रास्ता डिसाइड कर रखा है अगर उनका अनुसरण नहीं करती हैं तो वही निष्कर्ष निकाला जाता है कि महिलाओं में ही कोई दोष है। मतलब जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि किस रास्ते पे चलना है, जो जेंट्स का डिसाइड किया हुआ है, अगर महिलाएं उस पर नहीं चलती तो ये लगता है कि वो गलत कर रही हैं। नेक्स्ट है सभी लोग पुरुष ही, नॉट ऑल पीपल आर मेन। गिलिगन कहते हैं कि कोलबर्ग का सिद्धांत क्या है, सीधा सीधा पुरुषों के अध्ययन पर आधारित है, जबकि गिलिगन का जो अध्ययन है वो महिलाओं पर आधारित है। तो वो ये कहते हैं कि सारे जो जेंट्स लेडीज बराबर नहीं होते, सबकी अपनी अजम्पशंस हैं, अपनी थिंकिंग है। अब इसकी हम अवस्थाओं की बात करेंगे कि ये जो कैरल गिलिगन है, कोलबर्ग ने अपनी 6 अवस्थाएं बताई थी, इनकी जो 3 अवस्थाएं हैं इसमें ये क्या बात करते हैं, 3 कौन कौन सी है। सबसे पहले वही प्री कन्वेंशनल, सेकंड कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नाम भी वही है जैसे कोलबर्ग थे, लेकिन इन्होंने महिलाओं के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज में है, इस अवस्था के अनुसार व्यक्ति जो है अपने जीवित रहने की ओर ध्यान देता है। हर व्यक्ति हर बच्चे में सत्य है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब उसमें चेंजेस होते ही होते हैं, ट्रांजिशन स्टेज आती है जिसमें व्यक्ति स्वयं और औरों के बीच संबंध को देखता है। मतलब एक स्टेज पे उसको अपनी पहचान मिलती है और वो ये देखता है कि उसने किसको देख के किसकी तरह बदलना है। सेकेंड जो स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज है, इस अवस्था में उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है, दूसरों के प्रति ज्यादा केयरिंग की भावना आती है। गिलिगन ये कहते हैं कि ऐसी भावना माँ और पत्नी में होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं की अनदेखी करके दूसरों की देखभाल ज्यादा करता है, चाहे उसकी वजह से उसे तनाव का भी सामना करना पड़े। मतलब कोई कोई स्टेज ऐसी आएगी कि अपने रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए, अपने दूसरे की केयर करने के लिए तनाव में भी रहती है, तो लेडीज रह सकती है। लास्ट इसमें स्टेज है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में स्वयं और दूसरों की देखभाल के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, लेकिन कुछ व्यक्ति इस स्तर पर कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे सिद्धांत माने गए हैं कि हमने देखभाल करनी है, एक दूसरे को संभालना है, इस स्टेज तक पहुंचे कि खुद को भी देखना है, सामने वाले को भी देखना है, लेकिन कभी कहते हैं बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से ये गिलिगन का सिद्धांत था, हालांकि इसकी काफी आलोचना भी हुई है। वो ये कहते हैं गिलिगन ने ये जो सब बातें करी हैं, जो उन्होंने बताए हैं रिजल्ट, तो उसको प्रमाणित करने के लिए कोई भी आंकड़े, कोई भी डाटा ज्यादा नहीं था। मतलब उनका जो रिसर्च का फील्ड था वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना भी काफी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कैरोल गिलिगन का सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ आपको